सो आज के इस लेक्चर में पहले मैं आपको प्रेशर ऑफ द गैस बताऊंगा कि गैस प्रेशर क्यों लगाती है, उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे, डिराइव नहीं करूंगा मैं। और इसके बाद फिर मैं आपको गैस की एनर्जी निकालना सिखाऊंगा। सो यहाँ पर हमें सीखना है प्रेशर ऑफ ए गैस ऑन द बेसिस ऑफ KTG। सो गैस प्रेशर क्यों लगाती है, उसका एक रीज़न है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो लगातार कंटेनर के वॉल से कोलाइड करते रहते हैं और प्रेशर इसकी वजह से होता है। सो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि प्रेशर ऑफ ए गैस इज़ ड्यू टू कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद walls of the container। अब मैं इसका पूरा डेरिवेशन नहीं करा रहा आपको, कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ। जैसे ये कॉलिजन सभी इलास्टिक बताए थे, मान लो वो ये वॉल है, इधर कोई एक मॉलिक्यूल आ रहा है, मान लेता हूँ मैं m मास का v वेलोसिटी से कोलाइड करके वापस उसी वेलोसिटी से जाएगा। तो यहाँ पर जो इसके मोमेंटम में चेंज होगा वो 2mv का होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि यदि आप ऐसा कंसीडर करें कि एक कोई मॉलिक्यूल इस तरीके से यहाँ से गया और ये नॉर्मल है और यहाँ कोलाइड करके ये इधर की तरफ आ गया, वेलोसिटी v और वेलोसिटी v मान लेता हूँ एंगल थीटा है और ये भी एंगल थीटा है। तो यहाँ पर जो मोमेंटम होगा उसमें चेंज किसके इक्वल होगा, 2mv cos थीटा के इक्वल होगा। अब यदि आपका मोमेंटम आ गया तो फोर्स आप निकाल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से, और प्रेशर निकाल सकते हैं फोर्स बाय एरिया से। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मोमेंटम निकाल सकते हैं। सो इस तरीके से आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं प्रेशर का। सो मैं केवल लिख देता हूँ एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर। तो मैं पूरा डिराइव नहीं कर रहा, बट ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर मोमेंटम हो गया डेल्टा P इज इक्वल टू mv, और यदि किसी एंगल पे जाएगा तो 2mv cos थीटा, फिर फोर्स होगा डेल्टा P बाई डेल्टा T, और प्रेशर होगा फोर्स डिवाइड बाई एरिया। अब यहाँ पर मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। सो एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर। तो ये आएगा यहाँ पर P इज इक्वल टू 1/3 mn/v इंटू v RMS स्क्वायर। आप यहाँ पर बता सकते हैं PV इज इक्वल टू 1/3 mn और ये v RMS स्क्वायर। जहाँ पर क्या क्या टर्म है देख लेता हूँ। सो मास m इज मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, ये किसी एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास है, दिस इज अ मास ऑफ ए मॉलिक्यूल। एंड n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस, एंड v RMS अपने को पता ही है, P इज़ प्रेशर एंड V इज़ वॉल्यूम। सो ये वॉल्यूम ऑफ गैस। अब हमने यहाँ पर पढ़ रखा है, सिंस V RMS इज इक्वल टू √3 kT/m, देयरफॉर आप यहाँ P भी लिख सकते हैं 1/3 mn एंड V RMS इज़ 3 kT/m। m से m कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। सो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो PV इज इक्वल टू NKT, वही आइडियल गैस इक्वेशन हो गया। सो ये आइडियल गैस इक्वेशन है और ये भी आइडियल गैस इक्वेशन है। ऐसे आप इस तरीके से इसको बता सकते हैं। तो ये हो गया। कभी कभी आपसे एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछता है, सो आप यहाँ पर एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी गैस KE एवरेज किसकी इक्वल हो जाएगी, हाफ m इंटू n, हाफ mv स्क्वायर, और b की जगह ये b RMS स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से आप उसकी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी बता सकते हैं। हाफ यहाँ पर mn हो गया, और जो b RMS है वो किसकी इक्वल होता है, √3 kT/m के। से m कट गया, किसकी इक्वल हो गया, 3/2 kT, 3/2 NKT। तो अभी मैं आपको आगे डिग्री ऑफ फ्रीडम से बताऊंगा, बट शुरू में लोगों ने इसी तरीके से एनर्जी निकाला था KTG बताने के बाद।
और एक केवल एक पार्ट है ट्रांसलेशनल पार्ट है। NKT की जगह आप PV लिख सकते हैं, सो 3/2 PV हो गया। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखा जा सकता है, सो काइनेटिक एनर्जी बाई वॉल्यूम ये किसकी इक्वल हो जाएगा 3/2 × PK। सो पर यूनिट वॉल्यूम की भी एनर्जी कभी कभी पूछ लेता है, सो ये एक्सप्रेशन आप ध्यान रख सकते हैं। सो प्रेशर का एक्सप्रेशन आप इक्वेशन लिख सकते हैं, सो PV = 1/3 m × n Vrms², जहाँ पर m गैस के एक मॉलिक्यूल का मास है, N इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, Vrms इज़ द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। यहीं से मैंने PV = NKT ड्राइव कर दिया, और KE बार इज़ द दिस इज़ द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। अब इसके बाद मैं आपको गैस मॉलिक्यूल की एनर्जी निकालना सिखा देता हूँ। तो यदि आपको किसी गैस की एनर्जी निकालना है, तो गैस की एनर्जी उसके मॉलिक्यूल की वजह से होगी। गैस के मॉलिक्यूल 3 तरह का मोशन परफॉर्म कर सकता है, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशन। वाइब्रेशन किस बात का होगा, यदि गैस का मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बना हुआ है, मान लेते हैं मॉलिक्यूलर गैस है, एटॉमिक गैस नहीं, मॉलिक्यूलर गैस है, तो मॉलिक्यूलर गैस है तो उसका एक मॉलिक्यूल 2 या 2 से अधिक एटम से मिलकर बना होगा। अब जो एटम मॉलिक्यूल बना रहे हैं, वो मॉलिक्यूल के अंदर एटम रेस्ट में तो होंगे नहीं, तो उनका वाइब्रेशन होगा, तो उनके वाइब्रेशन की वजह से क्या होती है, उसमें एनर्जी होती है। सो जो भी हमारे पास एनर्जी है किसी गैस की, वो उसके मॉलिक्यूल की वजह से। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिख रखा है कि एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स एंड वाइब्रेशन ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स। मतलब किसकी वजह से, मोशन में दोनों चीज़ आ गई, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन एंड वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। दूसरी बात क्या लिखा है कि एट वेरी लो टेम्परेचर एनर्जी कंट्रीब्यूशन ड्यू टू रोटेशन एंड वाइब्रेशन इज नेग्लिजिबल। यदि आप बहुत लो टेम्परेचर ले लें, 50 केल्विन, 40 केल्विन, 30 केल्विन, यदि इसके आसपास चले जाते हैं, लो टेम्परेचर ले लेते हैं, तो वहाँ पर वाइब्रेशन की एनर्जी और रोटेशन की एनर्जी, ट्रांसलेशन की एनर्जी में क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है उसके कंपेरिजन में। इसलिए हम रोटेशनल एनर्जी को और वाइब्रेशन एनर्जी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और केवल वहाँ पर क्या लेंगे, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ले लेंगे। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट नंबर 3 में, कि एट 0 केल्विन, ले लो नहीं बोलना, 0 केल्विन टेम्परेचर ले रहे हैं, तो एट 0 केल्विन वाइब्रेशनल एनर्जी इज नॉट 0 बट ट्रांसलेशन एंड रोटेशन एनर्जी आर 0। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, 1-2 बार एग्जाम में आ रखा है। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल का मोशन बंद हो जाएगा। जब मॉलिक्यूल चलना बंद हो जाएगा तो उसका ट्रांसलेशन रोटेशन अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए कि यदि कोई सब एटॉमिक पार्टिकल है तो एक ही टाइम पर उसका पोजीशन और उसका मोमेंटम आप बहुत एक्यूरेटली नहीं बता सकते हैं। तो यदि वो रेस्ट में आ गया, इसका मतलब उसकी पोजीशन चेंज होना बंद हो जाएगी और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फिर यहाँ लागू होना बंद हो जाएगा। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नेचर का रूल है, ये दिस इज़ द रूल ऑफ द नेचर, हाउ आवर नेचर बिहेव्स, इसलिए वो तो कभी फेल नहीं हो सकता है। सो उसके बेसिस पर भी आप बता सकते हैं कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर वाइब्रेशन की एनर्जी नेग्लिजिबल तो होगी, हो सकता है कि बहुत कम हो, आप उस एनर्जी को उस सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, बाहर नहीं पा रहे हो, लेकिन वाइब्रेशन कभी भी 0 नहीं होगा। वहाँ पर जो मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स है वो क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। सो आपको इसमें मेन बातें ध्यान रखना है, किसी भी आइडियल गैस की जो एनर्जी है वो उसके एटम्स के ट्रांसलेशन, रोटेशन और वाइब्रेशन की वजह से है। यदि आप बहुत लो टेम्परेचर लेते हैं तो ट्रांसलेशन और रोटेशन और वाइब्रेशन को निगलेक्ट कर सकते हैं, केवल और केवल ट्रांसलेशन होगा। यदि आप केवल 0 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं, सो यदि आपसे थ्योरेटिकल पूछे तो वहाँ पर ट्रांसलेशन रोटेशन को तो 0 लिख देंगे और वाइब्रेशन एनर्जी क्या लिखेंगे, नॉन 0। अब एनर्जी को सिस्टमेटिक कैलकुलेट करने के लिए मैक्सवेल ने एक टर्म डिफाइन किया जिसको हम लोग लिखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, आगे बार बार हमारा काम आएगा। सो मैक्सवेल ने डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफाइन किया। मैक्सवेल ने क्या बताया कि यदि हम किसी गैस के एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखें, अब किसी गैस के एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उस एक्सप्रेशन में जितनी बार स्क्वायर वाले टर्म आएंगे, उन आने वाले स्क्वायर वाले टर्म का नाम उन्होंने क्या रखा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे मान लो मैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखता हूँ, सो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के ई जो ट्रांसलेशनल है वो हम लोग लिख सकते हैं। सो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी यदि हमें लिखना है तो किसके इक्वल हो जाएगी, 12 mv²। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहूँ यदि मैं, सो ये किसकी इक्वल होगी, 12 I ω² की इक्वल हो जाएगी। सो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब वो यदि मेरे को वाइब्रेशनल एनर्जी लिखना है, सो वाइब्रेशनल एनर्जी के लिए 12 I ω²। अब मुझे मान लेता हूँ कि वाइब्रेशनल एनर्जी लिखना है। सबसे पहले हम किसी सिस्टम को वाइब्रेट करा ले रहे हैं, ये मास है और मान लिया ये
v वेलोसिटी से अभी आगे जा रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो दो तरह की एनर्जी हो जाएंगी इसमें। जो टोटल एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। तो यदि कोई सिस्टम वाइब्रेट कर रहा है तो उसमें दो एनर्जी होंगी, एक उसकी ट्रांसलेशनल और दूसरी उसकी जो है ये जो स्प्रिंग है उसकी अपनी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज़ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन एंड दिस इज़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्शन। इनमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हर एनर्जी का टर्म कैसा आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। यदि हम एनर्जी लिखेंगे तो हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, केवल ट्रांसलेशन है तो हाफ एम बी स्क्वायर, केवल रोटेशन है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों है तो हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। इस तरीके से हम बता सकते हैं। अब मैं आपको तीन तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम को बता सकता हूँ, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो एक एक जो है पार्ट लेकर के हम पढ़ते हैं। सो सबसे पहला है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझने के लिए जैसे हम मान लिया कि मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और यहाँ पर जेड एक्सिस है। ये एक गैस मॉलिक्यूल है जिसकी वेलोसिटी मान लेता हूँ मैं v है। अब v वेलोसिटी है तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको v स्क्वायर को लिख सकते हैं v एक्स स्क्वायर, हम सब एवरेज वैल्यू लिख रहे हैं बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। यदि आप कोई गैस ले रहे हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आप लगाना चाहते हैं, तो पहली बात जो गैस है वो इक्विलिब्रियम पे होनी चाहिए। उसमें मॉलिक्यूल का मोशन कैसा होना चाहिए, रैंडम होना चाहिए, मतलब कोई भी प्रीफर्ड डायरेक्शन नहीं होगी। प्रीफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं होने का मतलब कि जितना एक्स कंपोनेंट होगा उतना ही वाई कंपोनेंट होगा और इतना ही जेड कंपोनेंट का एवरेज होगा। ये ज़रूरी है, ये मैंने पहले आपको केडीजी में पढ़ा दिया था। सो यदि हम किसी गैस मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं, एवरेज जनरल, किसी एक सिंगल मॉलिक्यूल को नहीं, यदि हम जनरल कोई मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं तो उसमें एक्स कंपोनेंट ही वेलोसिटी का होगा, वाई कंपोनेंट भी होगा और जेड कंपोनेंट भी होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया वी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। सो किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर के। और अब मैं यहाँ लिखूँगा तो हाफ एम बी स्क्वायर की जगह कितना हो गया, वी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर और यहाँ बी जेड स्क्वायर। अब आप इसको लिखेंगे तो कितना हो गया, हाफ एम बी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम बी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम बी जेड स्क्वायर। सो कितने इंडिपेंडेंट टर्म आ गए, 3। सो देयर आर 3 इंडिपेंडेंट टर्म। एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया और एक टर्म हो गया। तो देयर आर 3 इंडिपेंडेंट टर्म हैविंग क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्वाड्रेटिक मतलब जिसके 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो ये जितनी बार ये टर्म आए हैं उन्हीं का नाम क्या लिखते हैं हम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसलिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसकी इक्वल हो जाएगी, 3 की इक्वल हो जाएगी। तो कोई भी गैस हो उस गैस के पास 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। उसके मॉलिक्यूल की वेलोसिटी एक्स में भी हो सकती है, वाई में भी हो सकती है और जेड में भी हो सकती है। सो यदि आप जो है एवरेज कंसीडर करेंगे, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यदि आप गैस का लेंगे तो आप जो है ये बता सकते हैं कि जितना एक्स कंपोनेंट का एवरेज वैल्यू आएगी उतनी वाई कंपोनेंट की आएगी, उतनी ही जेड की आएगी। सो जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इक्वल होगा। जितनी एनर्जी एक्स की तरफ होगी उतना ही एनर्जी वाई कंपोनेंट की तरफ होगी और उतनी ही जेड की तरफ होगी। तो इन स्क्वायर वाले टर्म के नंबर का ही नाम क्या रख दिया, डिग्री ऑफ फ्रीडम। इस तरीके से हम इसे बता सकते हैं ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद जो है हम यहाँ पर लेंगे रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो नेक्स्ट है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, FR इसे लिखेंगे। अब रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में पहले मैं आपको फैक्ट्स लिखा देता हूँ कि क्या क्या लेंगे, इसके बाद समझाता हूँ। तो फॉर लीनियर मॉलिक्यूल, यदि हमारा मॉलिक्यूल लीनियर है तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगी। और फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल यदि मैं लेता हूँ तो फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, सो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज़ मैं यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ले लेता हूँ। सो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल में 2 एटम होंगे, एक एटम मैंने मान लिया। अब ये रोटेशन करेगा किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। कोई भी फ्री बॉडी जो फ्री है रोटेट करने के लिए वो हमेशा अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो मैंने 3 एक्सिस बना दिया यहाँ से, ये जेड एक्सिस बना लिया, ये वाई एक्सिस बना लिया और ये क्या बना लिया, एक्स एक्सिस बना लिया।
अब आप देखिए ये जो दोनों हमारे एटम हैं वो एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहे हैं, तो आई एक्स तो 0 हो गया, मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गई 0, लेकिन वाई एक्सिस के अबाउट और जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 नहीं होगी। और यदि दो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो उन दोनों एक्सिस के अबाउट और रोटेशन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। जैसे हम इसके अबाउट यदि रोटेशन कर रहा होगा तो कितना लिखेंगे, हाफ आई वाई ओमेगा स्क्वायर, और जो जेड के अबाउट कर रहा होगा उसे लिखेंगे हाफ आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर। इस तरीके से हम दो टर्म लिख पाएंगे। तो जो लीनियर मॉलिक्यूल है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम तो कितना हो गया, 2 हो गया। जितने इंडिपेंडेंट तरीके से आप उसका एनर्जी लिख पा रहे हैं वही उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएगा। सपोज़ मैं CO2 ले लेता हूँ, तो CO2 भी एक लीनियर मॉलिक्यूल है। यहाँ मैंने ऑक्सीजन ले लिया, ये कार्बन ले लिया और फिर यहाँ ऑक्सीजन ले लिया ऐसे, और ये बीच में यहाँ पर इसको ऐसे ले लेता हूँ मैं। सो एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और यहाँ पर ये जेड एक्सिस हो गया। अभी एक्स एक्सिस पर रिलाई कर रहे हैं तो आई एक्स की वैल्यू क्या होगी 0, लेकिन आई वाई और आई जेड 0 नहीं होगा, मतलब दो एक्सिस के अबाउट तो मॉलिक्यूल रोटेट करेगा और उन दो एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो हम उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। इसलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कितना होगा, 2 होगा। तो लीनियर मॉलिक्यूल यदि आप लेते हैं तो जितने डाई एटॉमिक हैं वो तो सभी लीनियर होंगे, जो पॉली एटॉमिक हैं मतलब ट्राई एटॉमिक का बोलिए CO2 एंड C2H2 ये लीनियर है, बाकी जितनी भी हैं सभी क्या हैं, नॉन लीनियर है। तो लीनियर नॉन लीनियर पहचानने में भी अपने को कोई समस्या नहीं होगी। अब एक मैं जैसे आपको नॉन लीनियर का एग्जांपल बता देता हूँ। नॉन लीनियर के एग्जांपल में मान लो मैंने SO2 ले लिया, तो यहाँ पर S हो गया, इधर की तरफ O हो गया और ये O। अब आप इसका सेंटर ऑफ मास लेंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं बीच में होगा। सो एक्स एक्सिस हो गया, इधर की तरफ ये वाई एक्सिस हो गया और इधर की तरफ ये जेड एक्सिस हो गया। तो ऐसा कोई भी एक्सिस नहीं है जिसके अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो, 0 हो। भाई एक्स एक्सिस पर भी तीनों एटम नहीं है, 0 तो तभी होगा ना जब सभी एटम एक ही लाइन पे आ जाए। नॉन लीनियर है तो किसी भी एक्सिस पर तीनों एटम तो आएंगे नहीं आएंगे, इसलिए किसी न किसी एटम का हर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ही होगा। और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है तो उसकी अपनी एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो उस एक्सिस के अबाउट हम उसकी काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। तो यदि हमारा मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है तो उसकी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 3 होगी। ऐसा कोई अपने को समझ करके एग्ज़ाम में नहीं लिखना होता है, ये जस्ट मैं आपके अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए लिख रहा हूँ। साइंस पढ़ते समय, मैथमेटिक्स पढ़ते समय या कंप्यूटर साइंस पढ़ते समय ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं होता है कि हम सारे कॉन्सेप्ट को कमांड कर सकते हैं। कुछ चीज़ों में हमारा अवेयरनेस होगा और कुछ चीज़ों में हमारा नॉलेज होगा। अवेयरनेस का मतलब हमें जानकारी तो है, हमें एक आइडिया तो है, लेकिन हम बहुत सिस्टमेटिकली उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे होते हैं, तो वो अवेयरनेस कहलाती है। लेकिन यदि हम उसको लिख सकते हैं, अपने आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं बाई प्रैक्टिस, तो नॉलेज कहलाता है। तो हमें इसका एक अवेयरनेस होना चाहिए कि हमें किस तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रही है। सो मैंने सबसे पहले बताया ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, गैस चाहे कोई भी हो, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा ही होगा। गैस के मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 या 2 नहीं होगा, हमेशा ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ही होगा। और यदि हम यहाँ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हैं, यदि मेरे पास लीनियर मॉलिक्यूल है तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा। 2 क्या होगा कि जब लीनियर होगा तो सारे एटम किसी न किसी एक एक्सिस पर आएंगे, उस एक्सिस के अबाउट कोई एनर्जी होगी नहीं, बाकी बचेंगे 2 एक्सिस जिनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं, इसलिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा। यदि हम नॉन लीनियर मॉलिक्यूल लेते हैं तो उस नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी ही होंगी। तो इस तरीके से हम यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम बता सकते हैं। सो ये 2 हो गई। तीसरा है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब मैं आपको जैसे बता रहा हूँ ना, इसको आपको वैसे ही समझना है। कोई बुक यदि आप पढ़ते हैं उसमें मेरे से कुछ डिफरेंट दिया हुआ है तो आप उस बुक को अवॉइड कीजिए, है ना। जैसे आपको बताया जा रहा है आप सिर्फ वैसे समझिए, एकदम सिस्टमेटिक समझाया जाएगा। सो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम समझने के पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि यदि कोई सिस्टम वाइब्रेट करेगा तो क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी। एक तो आपको एवरेज वैल्यू लेना है। सो हम SHM से स्टार्ट करते हैं। यदि हम इसको वाइब्रेट कराएं तो इसकी जितनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है उतनी ही एवरेज पोटेंशियल एनर्जी होती है, अपने को पता है। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। और यदि आप इसकी टोटल एनर्जी लिखेंगे तो टोटल एनर्जी 2 पार्ट में होगी, हाफ kx² प्लस हाफ mv²। तो इस तरीके से वाइब्रेट करा इधर की तरफ तो कहलाता है 1 मोड ऑफ वाइब्रेशन। सबसे पहले आपको मोड पता करना पड़ेगा।
सो दिस इज़ वन मोड ऑफ वाइब्रेशन। वन मोड ऑफ वाइब्रेशन मतलब जितने तरीके से वो वाइब्रेट कर सकता है। एक स्प्रिंग एक बॉडी है तो उसका केवल और केवल एक मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा। आप इधर अटैच कर दीजिए, ऐसे लगा करके आप इसे वर्टिकली वाइब्रेट करा रहे हैं तो इसका भी वाइब्रेशन में कितना होगा, वन मोड होगा। केवल स्प्रिंग के अलोन ही क्या कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है। तो यहाँ पर भी वन मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा। तो यदि एक वाइब्रेशन मोड है तो उसमें कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक की और एक पोटेंशियल की। सो फॉर वन मोड ऑफ वाइब्रेशन या फॉर ईच मोड ऑफ वाइब्रेशन, फॉर ईच मोड ऑफ वाइब्रेशन there are two vibrational degrees of freedom। ये ध्यान रखना है, there are two vibrational degrees of freedom, vibrational degree of freedom। तो दो जो हैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे एक मोड के लिए। यदि आपके पास एक मोड है तो एक मोड में जो है दो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, तो दो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई वाइब्रेशन की। देयर आर टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो आप सबसे पहले नंबर ऑफ मोड्स निकालना सीखेंगे। तो मैं आगे आपको बता रहा हूँ नंबर ऑफ नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। ये आपको याद रखना है, अभी मैं समझा दूंगा। नंबर ऑफ नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे सिलेबस में नहीं है, केवल एक बार क्वेश्चन आ रखा है डायटोमिक के लिए, है ना। फिर भी यदि हम समझ रहे हैं तो सिस्टमेटिक समझ ले, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर पार्ट नहीं है हमारा, क्योंकि सिलेबस में नहीं है। तो नंबर ऑफ नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। सो नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन में यदि आपके पास नंबर ऑफ एटम्स n है, सो n मैं मान रहा हूँ नंबर ऑफ एटम्स। सो टोटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, टोटल मोड्स जो होंगे वो हमेशा 3n होंगे। इसमें कौन कौन से आ गए, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन प्लस वाइब्रेशन। हमेशा 3 मोड्स होंगे। क्यों 3 मोड होंगे, आप ज़रा समझिए। 3n मोड्स के होंगे। यदि आपके पास कोई एक पार्टिकल है, मान लेते हैं ये है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट चाहिए, x, y और z। तो किसी भी एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 3 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट चाहिए। अब मान लेते हैं कि पार्टिकल एक की जगह कितने हैं, 2 हैं, तो 3 कोऑर्डिनेट तो इसके हो गए और 3 कोऑर्डिनेट इसके हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। अब इस 6 में से कुछ ट्रांसलेशन होंगे, कुछ रोटेशन होंगे और कुछ वाइब्रेशन हो सकते हैं, बट टोटल मोड्स हमेशा कितने होंगे, 3n के इक्वली होंगे। अब 3n में ट्रांसलेशनल मोड्स हमने पहले देख लिया है। ट्रांसलेशनल मोड्स हमने देखा है, ये मोड ही है, इसके 3 मोड हैं, x में, y में और z में, और एक मोड में एक ही एनर्जी है, हाफ एम बी एक्स स्क्वायर, वाई मोड में हाफ एम बी वाई स्क्वायर। तो ये इसका नंबर ऑफ मोड्स ही है। तो ट्रांसलेशन रोटेशन में जितने नंबर ऑफ मोड होते हैं उतने ही वाइब्रेशन होते हैं, उतने ही उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। लेकिन वाइब्रेशन में एक मोड यदि होता है तो उसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एक पोटेंशियल और एक काइनेटिक। लेकिन रोटेशन या ट्रांसलेशन लेंगे तो जितने मोड होंगे उतने ही उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, वाइब्रेशन में हम डबल कर देंगे। सो टोटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन हो गए। सो आप देखिए, यदि हमारे पास कोई भी गैस है तो ट्रांसलेशनल मोड्स तो उसके पास हमेशा 3 होंगे। सो ट्रांसलेशनल मोड्स तो 3 हो गए, ट्रांसलेशनल मोड्स तो हमेशा उसके 3 होंगे। रह गई बात रोटेशनल मोड की। सो रोटेशनल मोड्स जो होंगे वो डिपेंड करेगा कि लीनियर है कि नॉन लीनियर है ना। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। 2 कब होगा, जब लीनियर है, और 3 कब होगा, जब नॉन लीनियर है ना। थोड़ा मान लो आपको ये भारी पड़ रहा है तो भी कोई बात नहीं, आपको समझना ऐसे ही है। इसके लिए कोई बुक वगैरह अपने को रिफ़र नहीं करना है, अपने लेवल की बुक्स में बहुत ज़्यादा क्लियरली ये समझा नहीं रखा है। सो आपको जस्ट अवॉइड करना है इसको। मैं जैसे बता रहा हूँ आप सिर्फ ऐसे समझिए। फिर से देख लीजिए, हमारे पास 3 एक्सिस हैं, एक्स वाई जेड। हमें किसी एक एटम को के मोशन को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करना है तो हमें 3 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जितने इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ़ कोऑर्डिनेट्स चाहिए उनका नाम हम रख रहे हैं नंबर ऑफ़ मोड्स। अब यदि मेरे पास 2 एटम हो गए तो 3 कितने टोटल हो गए, 6 मोड्स हो गए, टोटल हो गए। इस मोड में ट्रांसलेशनल मोड भी आ गया, रोटेशनल मोड भी आ गया और वाइब्रेशनल मोड्स भी आ गया। अब ट्रांसलेशनल मोड्स हमेशा 3 होंगे, रोटेशनल मोड्स या तो 2 होंगे या तो 3 होंगे। अच्छा, यदि मैं अब ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन जोड़ दूं तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 5 आएगा। 3 ट्रांसलेशन 2 रोटेशन, तो 3 + 2 5।
और यदि मैं नॉन लीनियर मॉलिक्यूल लेता हूँ तो 3 + 3 6 होगा। मतलब ट्रांसलेशन रोटेशन मिला करके जब हम दोनों लेंगे ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास ट्रांसलेशन रोटेशन मोड दोनों है, तो या तो उसका 5 आएगा या तो 6 आएगा। अब मैं आपको वाइब्रेशनल मोड्स निकालना सिखा रहा हूँ, है ना। सो नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स। सो नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स में आपको 2 बातें याद रखनी पड़ेगी। फॉर लीनियर मॉलिक्यूल, यदि मॉलिक्यूल लीनियर है सो इसके नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स जो होंगे, इसके फॉर लीनियर मॉलिक्यूल तो वाइब्रेशनल मोड्स जो हैं इसके वाइब्रेशनल मोड्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा, टोटल कितने थे 3n, सो 3n - 5। और यदि हमारे पास नॉन लीनियर है तो फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, यदि वो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए वाइब्रेशनल मोड्स जो होंगे टोटल कितने थे 3n, और ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन कितना हो गया 6। तो 5 मैंने यहाँ क्यों माइनस किया, बिकॉज दिस इज ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। तो टोटल में से ट्रांसलेशन रोटेशन को माइनस कर दिया तो वाइब्रेशन मिल गया, तो ऐसे वाइब्रेशन निकाल सकते हैं। और ये ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन है, टोटल कितना है 3n, सो 3n इज़ द टोटल मोड, और जो मैंने माइनस किया है वो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन है। अब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, सो मैं FB लिख देता हूँ। FB का मतलब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो FB जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना होगा 2 × वाइब्रेशनल मोड्स। तो 2 × वाइब्रेशनल मोड्स ऐसे आप बता सकते हैं। सो 2 × 3n - 5 या 2 × 3n - 6 हो जाएगा। तो जितना भी होगी मैं आपको ये क्वेश्चन में अभी लगा के बता रहा हूँ, बट ये कभी फार्मूला पूछ ले। सो ये 2 × 3n - 5, 3n - 5, तो कितना हो गया 6n - 10। ये तो किसके लिए है, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। लीनियर मॉलिक्यूल ही होना चाहिए, एटम नहीं, बाकी तो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करेंगी। फिर ये 2 × ये कितना है 3n - 6, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 6n - 12, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। सो इट इज़ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। सो लीनियर मॉलिक्यूल हो गया और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हो गया। इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम बता सकते हैं। सो नोट करने में, यदि अपने को नोट करना है कि अब मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम बताऊंगा कैसे, तो आप ऐसे बताएंगे, ट्रांसलेशनल हमेशा 3 होगा, और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम या तो 2 होगा या तो 3 होगा। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए आपको 2 × मोड्स निकाल लेना बस, अगर है ना, 2 × मोड ऑफ वाइब्रेशन, बस ऐसे बता देना। वाइब्रेशन कम पूछा जाता है, तो अपने को कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ट्रांसलेशन हमेशा 3 होगा, लीनियर है तो रोटेशन 2 होगा, और नॉन लीनियर है तो रोटेशन 3 होगा। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि भाई यदि लो टेम्परेचर है तो वाइब्रेशनल मोड्स को आप क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, और हाई टेम्परेचर है तो वाइब्रेशनल मोड को काउंट करते हैं। सो कितने हमारे पास बहुत सारे वाइब्रेशन होंगे, कितने वाइब्रेशन एक्टिव हैं, कितने वाइब्रेशन एक्टिव नहीं हैं, दैट डिपेंड्स ऑन दी टेम्परेचर ऑफ दी गैस। अब हमें जनरली गैस का टेम्परेचर नहीं दिया रहता है, सो हम क्वेश्चन लगाते समय क्या करते हैं, या तो सभी वाइब्रेशन को एक्टिव मानते हैं या तो सभी वाइब्रेशन को क्या मानते हैं, इनएक्टिव मानते हैं। बट ये क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा। सो मैं क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। assuming all vibrational modes to be active, assuming all vibrational modes to be active, find degrees of freedom of, किसका निकालना मेरे को, हाइड्रोजन नहीं, पहले तो मैं मोनोएटॉमिक डायटॉमिक लेता हूँ। सो हीलियम के बाद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 के बाद मैं यहाँ पर ले लेता हूँ SO2 के बाद CH4 एंड CH4 के बाद C2H6। 1 2 3 4 5 6 7 इतने जो है हमने इसको एज्यूम कर लिया। अब हम आसानी से इसको बताएंगे कि कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं। तो आप जो है सबसे पहले तो यहाँ पर
एक टेबल बना लीजिए गैस के लिए कि आप कौन सी गैस ले रहे हैं। गैस के लिए फिर ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बना लेंगे, फिर आप यहाँ पर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बना लेंगे, फिर यहाँ पर बनाएंगे मोड ऑफ वाइब्रेशन। पहले मोड निकालेंगे, मोड ऑफ वाइब्रेशन। मोड ऑफ वाइब्रेशन बताने के बाद आप वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और फिर लास्ट कॉलम बना लेंगे टोटल। सो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल कितना है, एफ ट्रांसलेशन प्लस एफ रोटेशन प्लस एफ वाइब्रेशन। इस तरीके से आप जो है सॉल्व करके बता सकते हैं। सो हीलियम बना लिया हमने। हीलियम के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद CO2, CO2 के बाद SO2, SO2 के बाद CH4 और फिर C2H6। सो इस तरीके से हमने टेबुलर फॉर्म में मैंने आपको सब लिखा दिया। अब इसमें जो है हम इसे फिल करके देख लेते हैं। सो आप देखिए गैस चाहे कोई भी हो, कोई भी गैस यदि आप कंसीडर करते हैं तो उसका ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 होगा। सो इन सभी का ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 हो गया। वो मोनो एटॉमिक हो, डाई एटॉमिक हो, पॉली एटॉमिक हो, सभी का डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 होगा। रही गई बात रोटेशन की, तो देखिए ये तो लीनियर है, सिंगल है। लीनियर का मतलब ये तो मोनो एटॉमिक है, तो मोनो एटॉमिक के रोटेशन का और वाइब्रेशन का कोई मतलब नहीं होता है ना। वो तो केवल और केवल जो मोनो एटॉमिक है उसके पास सिर्फ 1 डिग्री फ्रीडम होगी। कौन सी ट्रांसलेशन, 3n। टोटल नंबर तो कितना होता है, 3n होता है। सो n की वैल्यू 1 है तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 और ट्रांसलेशन कम से कम 3 होगा तो होगा ही होगा। अब आपके पास कितने एटम है, 2 हैं, हाइड्रोजन में 2 हैं और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने कितना बताया था, 3n बताया था। तो 3 × 2 कितना हुआ, 6। तो 6 टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, जिसमें 3 तो ट्रांसलेशन हो गए, चूँकि लीनियर है तो 2 रोटेशन हो गए और बचा क्या, एक मोड वाइब्रेशन का बच गया। तो 3 ट्रांसलेशनल के मोड होंगे, लीनियर है तो 2 रोटेशन के होंगे, तो 3 + 2 5 हो गया, बचा 1 तो 6 हो गया। अब यदि आप ऑक्सीजन लेंगे, पहले रोटेशन लिख, ऑक्सीजन भी लीनियर है तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होंगे, 2 ही रोटेशनल मोड होंगे और 2 ही रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। CO2 लीनियर है तो 2 रोटेशनल मोड होंगे और 2 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। SO2 नॉन लीनियर है तो 3, CH4 नॉन लीनियर है तो 3 और C2H6 नॉन लीनियर 3। ये मैंने आपको बताया था, रोटेशन यदि होगा तो रोटेशन में नॉन लीनियर के लिए 3 और लीनियर के लिए 2 आ जाएगा। अब वाइब्रेशन के मोड ऑफ वाइब्रेशन डिपेंड करता है किस पे, नंबर पर। लीनियर के लिए कितना बताया था, 3n - 5 और नॉन लीनियर के बताया था 3n - 6। ये आप टोटल 3n से निकाल सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन है तो कितने एटम है, 2, तो टोटल कितने हो, 3 × 2 6 हो गए। 6 में से 5 तो यहाँ कवर हो गए तो बचा कितना, 1 बच गया। अब CO2 है तो CO2 में कितने एटम है, 1 और 2 इसके 3, तो 3 एटम है तो टोटल कितना हो गया, 3 × 3 9, तो 9 हो गए। 9 में से 3 तो ट्रांसलेशन हो गए और 2 रोटेशन हो गए तो बचा 5, तो 5 के बाद कितने बच गए, 4 बच गए। अब यहाँ पर देखिए टोटल कितना है, 3 × 3 9, 9 में 6 तो हमने ले लिया तो बचा हमारे पास कितना, 3। अब ये कितना है, 4 + 1 5, तो 5 × 3 15, तो टोटल 15 है। 15 में से 6 तो ट्रांसलेशन रोटेशन हो गए तो बचे कितने, 9 मोड्स बचे। ये कितना है, 2 + 6 8, तो 8 × 3 24, 24 में से 6 तो यहीं रह गया तो बचा कितना, 18। तो इस तरीके से हम ये मोड्स निकाल सकते हैं। डायरेक्ट मोड निकालने का फार्मूला देख लीजिए। CO2 कौन सा है, लीनियर है और एटम कितने हैं, 3, तो 3 × 3 9, 9 - 5 कितना हुआ, 4, तो 4 आ गया। SO2 कौन सा है, नॉन लीनियर, तो फार्मूला क्या लगाएंगे, 3n - 6। एटम कितने हैं, 3, तो 3 × 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9, 9 - 6 3, तो ये कितना हो गया, 3 आ गया। CH4 5 है तो 5 × 3 15, 15 - 6 9, तो यहाँ पर कितना हो गया, 9 आ गया। अब आप यहाँ देख लिए C2H6 में तो 6 + 2 कितना हो गया, 8, तो 8 × 3 24, 24 - 6 ये 18 हो गया। तो ऐसे बता सकते हैं, ये मोड है। अब मोड को आप डबल कर देंगे, मोड को आप डबल करेंगे तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 1 का डबल कितना होगा, 2, ये 2 हो गया, इधर 8 आ गया, ये 6 आ गया, ये 18 हो गया और ये 36 आ गया। अब आप सबको जोड़ दीजिए, तो जोड़ना किसको, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन प्लस वाइब्रेशन, तो ये तो देखिए टोटल 3 होगा। और ये कितना हो गया, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो 3 + 2 5 + 2 7, लीनियर के लिए हमेशा 7 होगा, 3 + 2 5,
ये नहीं जोड़ना है, ये तो मोड है। 3 + 2 5 + 2 ये भी कितना हो गया 7, 3 + 2 5 + 8 13, 3 + 3 6 + 6 12, 3 + 3 6 18 24, 3 + 3 6 and 36 इट इज़ 42। तो इतने सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं। हमसे केवल ट्रांसलेशन पूछा जाता है, सो ट्रांसलेशन के केवल 3 होंगे। रोटेशन भी मान लो पूछा जाता है, तो रोटेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम या तो 2 होगा या तो 3 होगा। बची गई बात वाइब्रेशन की, सो वाइब्रेशन तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसके कितने नंबर ऑफ एटम है। नंबर ऑफ एटम जितने ज़्यादा होंगे वाइब्रेशन भी उतने ज़्यादा होंगे। अब जितने वाइब्रेशन हो रहे हैं उस मॉलिक्यूल में सभी के सभी वाइब्रेशन एक्टिव होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे CO2 में वाइब्रेशन के 4 मोड हैं, 4 मोड की वजह से 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई, तो आठों के आठों मोड एक्टिव होंगे ऐसा नहीं है। मान लो आप 200 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं तो हो सकता है एक ही मोड एक्टिव नहीं हो। 700 800 डिग्री केल्विन टेम्परेचर लेते हैं तो हो सकता है वहाँ पर सारे क्या हो, एक्टिव हो। सो क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा कि हमें कितने एक्टिव लेना है और कितने एक्टिव नहीं लेना है।